नहीं, सीए के मुद्दे पर सबसे पहली बात तो यह है कि मुल्क के अंदर जो इन 3 महीनों में आंदोलन चले हैं, इन जन आंदोलनों ने इसको खामोशी से कोई एक बहुत बड़ा ख़तरनाक कानून आ गया और खामोशी से उसको लोगों ने हज़म कर दिया, ऐसी कैफियत नहीं रही। जबकि मुल्क में कई ऐसे कानून आए थे जो समाज के बड़े तबके को असर डालने वाले रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, और वो कानून इतने आसानी से छिपे कदमों से आ जाते थे। लेकिन इस कानून के हद तक जितनी जन जागृति हुई है, समर्थन हुआ, विरोध हुआ, लेकिन ख़ास बात यह है कि अब जो लोग पहले विरोध में रास्तों पे उतरे थे, ख़ास तौर से उसमें हम अक़लियती तबके को देखते हैं, लेकिन अब अक्सरियती तबके के अंदर भी जो फ़िक्र ज़िंदा हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि पहली चीज़ तो ये जन जागृति के एंगल से 100% कामयाब रहा कि हम पूरे मुल्क में और दुनिया में जागृति कर पाए कि एक ऐसा संविधान के ख़िलाफ़ कानून आ रहा है। दूसरी बात है कि सरकार को इस कानून ने बहुत हद तक पहली बार दबाव में लाया है। आप देखोगे कि पिछले 5 साल की टर्म और इस 1 साल की होने जा रही टर्म में आप देखोगे कि सरकार कभी भी जन आंदोलनों के इतना दबाव में नहीं आई जितना इस कानून के बाद में आई हुई है। इसके बाद इनको एनआरसी का निर्णय जो उन्होंने राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, चुनावी भाषणों में छाती ठोक कर कहा था कि लाकर रहेंगे एनआरसी, तो आकर रहेगा, एक एक इंच ज़मीन पर एनआरसी आएगा। आज वो सदन में तो छोड़ दो, जनसभा में भी नहीं बोल रहे हैं कि एनआरसी आएगा, वो तो बोल रहे हैं कि हम एनआरसी का अब सोच नहीं रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पीछेहट सरकार की हुई है। और तीसरा मुझे लगता है कि सरकार ने जो बदलाव किए हैं, पहले एनपीआर के अंदर 32 कॉलम आने वाले थे, फिर उसको घटा दिया, फिर बोला कि भाई आपको खाली पेपर दिखाना नहीं है, लिखाना है, फिर कहा कि अब लिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये जन आंदोलनों का दबाव सही जा रहा है और अब इसमें किसी एक कम्युनिटी को इतना बहुत ज़्यादा आगे लड़कर एक ही पैटर्न के आंदोलन में रहना है, या अब अपने आंदोलन का एहतजाज का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब दिगर तबकों के अंदर फ़िक्र ज़िंदा हो चुकी है, वो भी अपने वजूद को लेकर, अपने नागरिकता को लेकर जागरूक हो चुके हैं। अब हमारी जिम्मेदारी वहाँ तो कम हो गई, लेकिन अब हमको दिगर तबकों के अंदर समाजी इत्तेहाद बनाने को लेकर, अपने अंदर समाज को जोड़ने को लेकर भी अपने हुस्न अखलाक के ऊपर गौर व फिक्र करते हुए हमको एक अच्छी फ़िज़ा और एकज़ैदी की फ़िज़ा बनाने के ऊपर भी इस एहतजाज को मोड़ना पड़ेगा। एनपीआर को लेकर गवर्नमेंट ने या वजीर दाखिला ने कुछ बातों को क्लेरिफिकेशन दिया है कि डी वोटर नहीं लगेगा, जिसको लेकर डाउट हो रहा था कि वो किया जाएगा। तो इनका ये भाषण किस हद तक लगता है कि उन्होंने इस पूरे इशू पे अपना कदम पीछे लिए है, या इसमें और क्या स्पष्टता चाहिए कि हमको पूरा भरोसा हो जाए? नहीं, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि गृह मंत्री ने राज्यसभा के पटल पर ऑन रिकॉर्ड कहने के बावजूद भी काबिले एतबार नहीं है, क्योंकि ये आरएसएस से जुड़ी हुई पार्टियों की हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा एफिडेविट डालकर कहा था कि हम जब कार सेवा कर रहे हैं तो बाबरी मस्जिद के ढांचे को धक्का नहीं लगने देंगे, और उन्होंने खुले तौर पे गिराई है। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट देकर पलट सकते हैं या उसको उनको परवाह नहीं है, तो राज्यसभा के बयान से पलटना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें अब ये दबाव को कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद को जैसे उन्होंने जवाब दिया राज्यसभा में, अब चाहिए सारे विपक्ष को कि जो आपने कहा है उसका प्रोविज़न जो है आप कानून के अंदर अमेंडमेंट लाकर कीजिए। 2003 का जो अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट के अंदर अमेंडमेंट है 2003 वाला, उसमें सुधार करें और एनपीआर के कॉलम के अंदर जो ये चीज़ें थी इसको निकाल दें और बता दें कि एनपीआर जो है वो कोई कागज़ भी नहीं मांगेगा, कोई डीमार्किंग नहीं करेगा और एनआरसी नहीं लाने वाले हैं। उन्होंने लिख के दे दें कि हम अपने 5 साल के कार्यकाल में तो एनआरसी नहीं लाएंगे, ठीक है ना, वो अगले चुनाव का मुद्दा रहेगा, लेकिन अभी ये 5 साल के कार्यकाल में नहीं लाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर वो सीए का कानून पीछे नहीं लेते हुए ये 2 काम भी कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। और अगर वो एनपीआर को लेकर ये मांग अगर आप जो बोल रहे हैं वो नहीं मानते, तब जनता का क्या रुख होना चाहिए जो एनपीआर के प्रोसेस को सामना करने से पहले? वो लोग क्या देखिए, अब ये लड़ाई जो है वो अकेली किसी समाज की नहीं रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में हम महाराष्ट्र में, दिल्ली में कई ऐसे समाज संगठनों की मीटिंगों में गए हैं। उनके अंदर का हमने उनके संगठनों के अंदर समाज को लेकर की चिंता को देखा है, उनका डर देखा है, वो फिक्रमंद हो चुके। अब उनको समझ में आ गया। हमारी दिक्कत ये थी कि जब तक उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये उनको भी आहत करने वाला है, तब तक हमको लग रहा था कि ये एक आड़ में देश के संविधान के इस बड़े इसमें खेल रहे हैं और इसको कोई देख नहीं रहा है।
खाली एक मुस्लिम नफरत के चलते इसको नज़रअंदाजी की जा रही है, लेकिन अब वो कैफियत नहीं रही है। अब जितने भी समर्थन में थे वो लोग भी फिक्रमंद है अपने खुद के नागरिकता को लेकर, उनको भी अपनी आने वाली दिक्कतें समझ में आ गई है। और ख़ासतौर से ओबीसी समाज के अंदर अब ये चीज़ें समझ में आ गई है कि एक जाति गणना नहीं दे रहे हैं तो फिर ये इतनी सारी चीज़ें करने के लिए इनके पास प्रोविजन है, एनपीआर करने के लिए, और 32 कॉलम की इन्होंने तैयारी की है, लेकिन जाति का एक कॉलम नहीं ला रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इसके पीछे है, ये अब सबको पता चलने से अब ये मुख्य प्रवाह की लड़ाई हो चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक समाज को अब फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्योंकि हम ये लड़ाई संविधान के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई के तरीकों को और भी बदलना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाइकआउट का अभियान चलाया जाएगा, बाइकआउट के जरिए सरकार को उनके इस पूरे एजेंडे पे काम करने से रोक पाएगी, तो ये स्ट्रेटेजी किस हद तक लगता है? बाइकआउट तो करना ही है ना, क्योंकि जब तक सरकार 2003 का अमेंडमेंट जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो 2003 का अमेंडमेंट था जिसमें एनपीआर और एनआरसी का उल्लेख है, जब तक उसके अंदर तब्दीली नहीं कर लेते और राज्यसभा में दिए हुए बयान को लिखकर देना, यानी वो अमेंडमेंट में तब्दीली करना है, वो नहीं करते, तब तक तो जाहिर बात है कि हमको एनपीआर जो मौजूदा है इस पे उनके वक्तव्य के ऊपर विश्वास करके एनपीआर का सामना नहीं किया जा सकता। आज सभी समाजों को, ओबीसी ने भी जैसे जनगणना को बाइकआउट किया है, हम भी इसको बाइकआउट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कोरोना वायरस को लेकर जो पैनिक सिचुएशन है वो, और सीए को लेकर जो आंदोलन चला था वो, उसमें आप किस हद तक तालमेल देखा है? देखिए, अभी आंदोलनकारी 3 महीने से अपनी कुर्बानियाँ देके आंदोलन में डटे हुए थे और कोई भी ताकत इस आंदोलन में से उनको पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं करने वाली। ऐसे जोश और जुनून के साथ जब लड़ाई लड़ी जाती है और तब कोई ऐसा कुदरती ये मामला सामने आ जाता है, कुदरत का कहर सामने आता है, तो आंदोलनकारियों को स्वाभाविक है, मानसिक तौर पे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके आंदोलन को कुचलने के लिए तो ये कोई साजिश नहीं हो रही है या हुकूमत ये नहीं कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हमको भी थोड़ा सा ऊपर उठकर भी देखने की ज़रूरत है। 141 देशों में कोरोना वायरस की ये बीमारी फैल चुकी है और 141 देशों में उसके पेशेंट मिले हैं और वहाँ पे इलाज को लेकर जद्दोजहद चल रही है। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है, इसका इलाज अब तक नहीं मिला हुआ है और इससे बचना यही सबसे बड़ा इलाज है। और जिनको ये बीमारी की लागत हो रही है उनको एंटीबायोटिक या ऐसे कुछ तरीक़ों से कोशिश की जा रही है कि वो वायरस के ऊपर मात हासिल करें, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में 100 में से 2 या 3 पेशेंट मर रहे थे। हमारे पास में 150 पेशेंट थे, तब 3 हो चुके थे, यानी अब चौथा आज हमको रिपोर्ट आई है। तो इसका मतलब ये है कि उतनी दर्जेदार क्वालिटी की ट्रीटमेंट सबको देना अपनी लोक संख्या के हिसाब से संभव नहीं है। ये महामारी किसी और विकसित देश के लिए भले ही छोटी बात होगी या उनके लिए भी कितनी जद्दोजहद के बाद वो कंट्रोल में ला रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। भारत की जैसी इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में जहाँ यंत्रणा की कमी है, जहाँ दवाइयों की कमी है, हम देख रहे हैं कि अभी वो बीमारी का फैलाव भले आंखों से नहीं दिख रहा है, तो मास्क का शॉर्टेज हो रहा है, हमको जो सैनिटाइज़र है उसका शॉर्टेज हो रहा है। तो ऐसे माहौल के अंदर अगर ये बीमारी वाकई में महामारी का रूप लेगी तो हम गोली दवा तक भी उनको नहीं दे पाएंगे, तो फिर जो कैजुअल्टीज़ है वो बहुत बेइंतहा हो सकती है। इसलिए ये ख़तरनाक बीमारी से बचने के लिए अभी सबसे पहले एहतियात ज़रूरी है, और वो एहतियात है कि ये बीमारी एक दूसरे को छूने से बढ़ती है, एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ती है, तो हमको संपर्क तोड़ने पड़ेंगे। एहतजाज आप इनफरादी तौर पे भी कर सकते हैं, आपका एहतजाज बंद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे हुकूमत ने जो गाइडलाइन दिए हैं कि अगर 5 लोगों को बैठना है तो 5 लोग बैठ के करेंगे, और नहीं भी तो आपके टेंट के बाहर खाली बैनर भी लगा रहेगा आपके एहतजाज का, तो वो बैनर भी वहाँ पे एहतजाज में है। लेकिन इंसानी सिक्योरिटी ये सबसे अहम है, और इसके लिहाज से मुझे लगता है कि इसको ये नहीं देखा जाएगा, क्योंकि पूरे दुनिया में सीए नहीं आया ना। पूरे दुनिया के सभी मुल्क जो लॉकडाउन हुए हैं कई देश, तो वो देशों में थोड़ी ऐसा कोई आंदोलन चल रहा है। तो हम उसको इतने महदूद नज़र से ना देखते हुए हमको संजीदगी से देखना पड़ेगा, संजीदगी से लेना पड़ेगा। एहतियात करना यह हमारा दीनी फ़राइज़ भी है। हमको बताया गया है कि आपको एहतियात करते हुए अल्लाह पे सौंपना है अपनी ज़िम्मेदारी को, बिना एहतियात के नहीं। इसलिए यह ख़तरनाक बीमारी है, इसके ऊपर हमको सावधान रहना पड़ेगा। हमारे जितने लीडरशिप है, समाजी हो, दीनी हो, सियासी हो, इनसे भी मैं अपील करता हूँ कि आप भी इसकी संजीदगी को समझिए। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफज़दा होने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात भी ना करेंगे तो ये बिल्कुल गैर जिम्मेदारी बात है। हमको समाजी तवाज़ुन को बनाए रखने के लिए, अपने पसमानदा तबकों के बचाव के लिए हमको ये चीज़ के ऊपर अपनी तरफ से भी एहतियात की पहल करनी ही पड़ेगी।